ठीक है। आज हमने आर्टिकल 20 स्टार्ट किया है, कल हमने आर्टिकल 19 कंप्लीट किया था। 20 आर्टिकल हमें ये बोलता है कि अगर हमने कोई अपराध किया है, ठीक है, अपराध किया हुआ है, ऑफेंस किया हुआ है, उसके खिलाफ उसके हिसाब से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें 3 प्रोविज़न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 प्रोविज़न। फर्स्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड है नो डबल जियोपार्डी, थर्ड है नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, अब जैसे हमने कोई अपराध कर दिया कि इसमें हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा सज़ा तो नहीं मिल रही है, ठीक, ज़्यादा सज़ा तो नहीं मिल रही है। अब फर्स्ट क्या है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जैसे हमने कोई अपराध किया है, ऑफेंस किया है, ठीक है, ऑफेंस किया है, तो हमें जो पेनल्टी मिल रही है वो क्या लॉ के हिसाब से है। ठीक है, वो क्या लॉ के हिसाब से है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में कि जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, हमने जैसे मर्डर कर दिया है, अब लॉ कानून होगा कि इस एक्ट में इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, तो हम वो देखेंगे कि हमें उसी के लॉ के हिसाब से मिल रही है। ये तो है बहुत ब्रॉड टर्म है इसमें, लेकिन हम इसको बेसिक हिसाब से समझेंगे। ठीक है, और लॉ को देखते हैं कि ये कानून के हिसाब से है या नहीं है, इसमें बहुत कुछ चेक करते हैं, लेकिन मेन यही होता है कि अगर हमें कोई अपराध किया है तो वो हमें लॉ के हिसाब से उसके सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, और सेकंड और थर्ड तो बहुत ईजी है, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, अगर हमने जैसे कोई गुनाह किया है तो हमें उसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, जैसे हमने मर्डर किया है, ठीक है, हमने मर्डर किया तो हमें मर्डर की ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि साथ साथ में हमने किसी की जेब काट दी हो तो उसकी भी मिले। ठीक है, हमें 2 नहीं मिलनी चाहिए, एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, एक ही एक्ट के हिसाब से हमें सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरा है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें ये है कि अगर आपने कहीं मर्डर कर दिया है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपकी मर्जी है आप उसका आंसर करो या नहीं करो, लेकिन ये कुछ आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि हमें आंसर करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम में आंसर करें या ना करें। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर इसके खिलाफ कोई काम करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल को जब एमरजेंसी लगती है उस टाइम में हम सस्पेंड भी नहीं करते हैं। ठीक है, सस्पेंड भी नहीं करते हैं। आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में अगर हमने ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई क्राइम किया है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल 20। ठीक, उसके बाद आता है आर्टिकल 21। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हमें राइट टू लाइफ तो मिल गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जानवरों की तरह काम करें, है ना। मतलब क्यों मिला है ये, कि हम एक स्टैंडर्ड लाइफ जिएं, अच्छी लाइफ जिएं। ठीक है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं, या आप भी पढ़ लेना। जैसे राइट टू लाइवहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हैंडीकफिंग, ह्यूमन ट्रीटमेंट, ट्रैवल टू अबॉर्ड, अगेंस्ट बॉन्डी लेबर। ठीक है, एमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू वुमेन टू ट्रीट विद डिग्निटी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट राइट है हमारे में, तो वो पढ़ लेना। राइट टू लिबर्टी, अब ये जो राइट हमें मिला हुआ है ये हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 में कि राइट टू मूवमेंट, हमें कहीं भी जाने की आज़ादी है, लेकिन विद इन इंडिया। और आर्टिकल 20 में हमें क्या है कि हम आउटसाइड भी जा सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड भी जा सकते हैं, अब्रॉड वगैरह भी जा सकते हैं, फॉरेन वगैरह जा सकते हैं, ये आर्टिकल 19 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। ठीक है, इसका क्या मतलब है प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, कि हमने लॉ को ऐसे फॉलो करना है। अगर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से बना है, प्रोसीजर के हिसाब से मतलब कि लेजिस्लेचर में जैसे ड्राफ्ट पास करते हैं, ड्राफ्ट को हम बिल बोलते हैं, है ना, ड्राफ्ट पास करते हैं, फिर लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। अगर हम
एक्ट को पास करते हैं, ठीक है। और ये हो गया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट लॉ। अब इसमें कोई भी फेयर या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर जो लॉ में लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए, हमने उसको फॉलो करना ही करना है। इसमें एक केस आता है जैसे ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ मद्रास का केस आता है 1950 में। उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास किया था, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास किया था। गोपालनंद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि ये एक्ट मेरी पर्सनल लिबर्टी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट को ओवर रूल करते बोला कि ये लॉ बाय प्रोसीजर बना हुआ है, ठीक है, बाय प्रोसीजर बना हुआ है, तो इसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। प्रोसीजर लॉ मतलब कि जो लॉ में लिख दिया, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो वो क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसमें ना ही कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ना ही कोई फेयर है, ना ही कोई जस्टिस है, ठीक है। उसके बाद एक और केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी बाहर जा रहे थे, मतलब फ़ॉरेन जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका पासपोर्ट क्या कर दिया, पासपोर्ट सीज कर दिया, ठीक है, पासपोर्ट बंद कर दिया। तो जो मेनका गांधी थी वो वहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने बोला ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है ना, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग हमने इनका ये पब्लिक मोरालिटी थी, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर था, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, तभी हमने इसके पासपोर्ट को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, सीज कर दिया है, ठीक है, सीज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये तो गलत है कि अब ये पर्सनल लिबर्टी पे, फिर उन्होंने इसके ऊपर जो उन्होंने पहले अपनी जजमेंट दी थी उसके ऊपर एक और जजमेंट दी। उन्होंने बोला कि लॉ शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। लॉ ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है, प्रोसीजर के हिसाब से लॉ ऐसा बनाना चाहिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सके, जस्ट भी हो और फेयर भी हो, ठीक। अब ये जो होता है ये कहाँ से प्रोसीजर फॉलो, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हम यूएसए से फॉलो करते हैं, ठीक है, यूएसए से फॉलो करते हैं। वो बोलता है कि हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट लॉ को फॉलो करना है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है अगर वो फेयर है, जस्ट है, किसी के पर्सनल लिबर्टी को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तभी हमने फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें और प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? जो प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट लॉ है उसमें यही बोला हुआ है कि अगर जो लॉ प्रोसीजर के हिसाब से बना हुआ है, चाहे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो फेयर नहीं है, जो भी लिख दिया वो सही है। लेकिन बाद में जब मेनका गांधी केस आता है उसमें ये बोला अगर लॉ में कुछ गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक है, उसको फेयर कर सकती है, ठीक है। ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में आता है जो हमने यूएसए से लिया था, ठीक। ये था हमारा आर्टिकल 20, ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 20, ठीक। इसके बाद राइट टू डाई, ठीक है, हमें मरने का हक भी है, जिसमें सुसाइड और इथोनेशिया आता है, ठीक है, सुसाइड और इथोनेशिया आता है। सुसाइड होती है, सुसाइड पहले क्या था, पनिशेबल ऑफेंस, अगर कोई सुसाइड करता है उसको एक अपराध मानते थे, उसको पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन 2017 में ये हमने नो क्रिमिनल ऑफेंस, फिर इसको ऑफेंस से निकाल दिया था बाहर। और उसके बाद यूथनेशिया होता है कि जैसे कोई, ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव तो इलीगल है और पैसिव क्या है, पैसिव अब 2018 से ये लीगल हो गया है। यूथनेशिया का मतलब कि कोई बंदा, कोई जैसे पेशेंट ही है, वो ज़्यादा तड़फ रहा है, ठीक है, उसको हम अगर इंजेक्शंस वगैरह दे देंगे, ठीक है, उसको हम इंजेक्शन वगैरह दे देंगे, वो एक्टिव आ जाएगा। पैसिव में आता है कि अगर उसकी हमने जैसे ऑक्सीजन लगी है उसको निकाल देंगे या इंजेक्शन देंगे, वो पैसिव आ जाता है, ठीक है। ये हो गया यूथनेशिया, वो भी हमारा राइट टू आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, पहले हमारे में ये आर्टिकल नहीं था, फिर हमने 86 अमेंडमेंट किया 2002 में, तो हमने 21A आर्टिकल, ठीक है, 21A में अमेंडमेंट की और हमने राइट टू एजुकेशन रखा। पहले 21 में था, पहले ये पार्ट 4 DPSP में था, ठीक है, DPSP में था।
उसमें 45 आर्टिकल जो है, 45 आर्टिकल क्या बोलता है कि 0 से लेके 14 साल तक बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेके 14 साल के बच्चे तक। ठीक, फिर उसके बाद जब आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट होता है तो उसमें बोलते हैं कि ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, स्टेट बोलता है कि ऑल चिल्ड्रन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन 6 से 14 साल तक। ठीक है, 6 से 14 साल तक। आर्टिकल 21A क्या बोलता है कि हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फ्री प्रोवाइड करनी है 6 से 14 साल तक। और जो आर्टिकल DPSP है वो क्या बोलता है 0 से लेके 14 साल तक। और कौन से आर्टिकल में आता है, 45 में आता है। ठीक है, उसके बाद 2009 में राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट भी आता है। ठीक, ये था हमारा आर्टिकल 21। हमने पहले पढ़ा आर्टिकल 20। ठीक, आर्टिकल 20 में ये है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है, अपराध किया है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। 3 हिसाब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि जो उसने अपराध किया है और उस हिसाब से जो कानून है उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई फालतू की नहीं मिलनी चाहिए। और नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि उसने जो अपराध किया उसी की सज़ा मिले, दो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब उसकी मर्जी है कि वो अपना गुनाह बताए नहीं बताए, इन्वेस्टिगेशन हो वो आंसर करें या नहीं करें, उस पर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इससे हम अपने मुजरिम को भी, देखो कितना अच्छे आर्टिकल है ये, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मुजरिम हैं उनको भी ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आर्टिकल 21 में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि शेल्टर भी देना, मेडिकल एड देना, बॉन्डेड लेबर देना, एग्जीक्यूशन देना, हैंड कफिंग देना, एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना, हियरिंग देना। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 21 में आते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट वाला, जो लॉ प्रोसीजर के हिसाब से बना हुआ है उस पर हम कोई भी नहीं बोल सकते कि हमारी पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, जैसे गोपालन वर्सेस केस आता, गोपालन ने बोला कि मेरी पर्सनल लिबर्टी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने बोला जाके कि आप इस लॉ को चेंज करो। उसने बोला नहीं, ये तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश, मतलब प्रोसीजर के हिसाब से लॉ बना है, तो हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेनका गांधी का केस आता है। मेनका गांधी ने बाहर जाना था, उसके पासपोर्ट को सीज कर दिया था। ठीक है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम सोचा कि अगर इतना कुछ हो रहा है, स्टेट अगर ऐसे लॉ बना रही है, तो उन्होंने बोला कि प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ऐसा लॉ बनना चाहिए कि जो हमारी पर्सनल लिबर्टी को हनन ना करे और थोड़ा रीज़नेबल हो, फेयर हो, जस्टिस हो, सभी के साथ इंसाफ हो। तो ये कहाँ से फॉलो किया इन्होंने, ये फॉलो किया इन्होंने, अमेरिका ने एक ड्यू प्रोसेसर ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये मतलब है कि जो लॉ बना हुआ है, प्रोसीजर के हिसाब से लॉ बना हुआ है, लेकिन वो जस्ट है, फेयर है, रीज़नेबल है। ठीक है, मतलब लोगों के हिसाब से ठीक है वो लॉ, लोगों के मतलब उनको जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, फेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये आता है USA से। लेकिन जो प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट लॉ है उसमें ये है कि जो लॉ प्रोसीजर से बना है, चाहे वो गलत लिखा है उसमें, चाहे वो ठीक लिखा है, लोगों की लिबर्टी को हनन कर रहा है या ना कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लॉ बना है तो उसी के हिसाब से चलना है। फिर बाद में चेंजेस होती गई, तो फिर बाद में इसमें भी चेंजेस आ गई। फिर राइट टू डाई आता, सुसाइड और इथोनेशिया जिसको हम खुद मौत देते हैं ना, खुद देते हैं जिसको हम। फिर उसके बाद आर्टिकल राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल 21A में। 86 अमेंडमेंट 2002 में, 86 अमेंडमेंट होती है 2002 में, तो 21A आर्टिकल आता है। ठीक है, जिसमें हम 6 से लेकर 14 साल बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो 45 आर्टिकल है उसमें 0 से लेके 14 साल तक ये हमारे 45 आर्टिकल में आता है और DPSP में आता है। ठीक है।